तो वो क्या अलग है? हाँ तो हाँ फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। स्टार्ट तो करो। हो गया ना स्टार्ट? हो गया, करो उसको वो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया। और क्या, फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। अच्छा और इनकी जो इक्वेशंस है वो केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसमें देखो सबसे पहले अपने को जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, उससे पहले तो ये पढ़ेंगे कि इसका जो इफेक्ट होता है, मतलब रासायनिक प्रभाव किसको बोलते हैं, और फिजिकल इफेक्ट मतलब भौतिक प्रभाव किसको बोलते हैं। रासायनिक और भौतिक। रासायनिक और भौतिक। अब देखो जब रासायनिक प्रभाव की बात करता हूं तो रासायनिक प्रभाव उससे बोलते हैं जिसमें पदार्थ की मूल संगठन के साथ साथ उसकी अवस्था के साथ साथ उसके मूल जो संगठन होता है, संगठन मतलब जो वस्तु होती है उसकी क्वालिटी जो होती है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे कि पहले कुछ एक चीज है, उस चीज कोई भी थिंग ले लो, कोई प्रोडक्ट ले लो जिसको चेंज कर दिया हमने, इतना चेंज कर दिया कि रिएक्शन के बाद वो पूरा खुद का जो गुण थे उसमें, तो वो गुण खो दिया, टोटल पूरे गुण जो हो वो क्या कर दिया, अपने खो दिया, मतलब उनको लेस कर दिया गया है, नए क्वालिटी की बन गई उसकी, वो नई चीज बन गई, कोई प्रोडक्ट बन गया उसका दूसरा नए प्रकार का। इसी प्रकार भौतिक में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल चेंजमेंट में क्या होता है, केवल उसकी अवस्था चेंजमेंट होती है, मतलब उसकी पोजीशन चेंजमेंट होती है, क्यों पानी का बर्फ बन जाता है। हाँ बिल्कुल, कि ये बर्फ का पानी हो जाता। बिल्कुल, ये क्या है, फिजिकल चेंजमेंट है, ये सब क्या है, फिजिकल चेंजमेंट है, कि उनको वापस से हम मूल वापस उसी प्रकार में वापस ला सकते हैं, वो भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे कि मेरे पास आइस है, बर्फ है, उसको मैंने लिक्विड पोजीशन में बस चेंज कर दिया, टेम्परेचर देखिए उसको क्या कर दिया मैंने, लिक्विड पोजीशन में। अब उस लिक्विड पोजीशन को अगर मैं वापस क्या करूँ, उसको 0 डिग्री सेल्सियस में वापस रखूँ लिक्विड को, तो क्या हो जाएगा, एसिड में, ओ सॉरी एसिड में क्या, सॉलिड में चेंजमेंट हो जाएगा, मतलब बर्फ में चेंजमेंट हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, बर्फ में चेंजमेंट हो जाएगा। तो वो सब क्या है, वापस किसी द्रव की जो गुण है लिक्विड पोजीशन के, वाटर के, वो सभी गुण किस में आ जाएंगे, भौतिक परिवर्तन में। आगे यहाँ तक बात समझ। अब देखो इसके बाद अपने पास टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है वो देखते हैं, रासायनिक समीकरण। देखो रासायनिक समीकरण का मतलब होता है अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है ना, उसको किस प्रकार से लिखा जाता है वो उसका समीकरण कहलाता है। तो समीकरण लिखने से पहले देखो हमारे पास क्या है, एक ये एरो का साइन होता है, क्या होता है, एरो का साइन। इस एरो के पहले जो यहाँ पर लिखा जाता है, इस एरो से पहले जो लिखे जाते हैं उन्हें अभिकारक बोला जाता है, रिएक्टर बोला जाता है, अभिकारक। मतलब ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, पर इन्हें जो एरो से पहले होता है, तीर के साइन से पहले जो होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, अभिकारक या रिएक्टर। इसके बाद एरो के बाद के जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उत्पाद। क्या बोला जाता है, उत्पाद या प्रोडक्ट, उत्पाद या प्रोडक्ट। वो भी एक हो सकता है, दो हो सकते हैं या तीन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक रासायनिक समीकरण है, क्या है, रासायनिक समीकरण है, केमिकल इक्वेशन है। क्या इससे पता चला हमारे को, तीर के चिन्ह से पहले जो एलिमेंट होते हैं वो उसके बाद वाले क्या होते हैं, ये तो पहले क्या होते हैं, अभिकारक या रिएक्टर, और ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट या उत्पाद। अब इनको बाद आता है कि इनको संतुलित कैसे किए, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं। संतुलित का मतलब होता है कि यहाँ पर अभिकारकों की संख्या, अभिकारकों की संख्या बराबर होनी चाहिए किसके, उत्पादों की संख्या के। हाँ, रिएक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब अभिकारकों की संख्या अगर उत्पादकों की संख्या के बराबर है तो वो क्या कैसे कहलाती है, वो रासायनिक समीकरण कहलाती है। और कौन सी, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि मैं कहूं मेरे पास यहाँ है H2 प्लस O2 इक्वल टू H2, ये क्या है, एक इक्वेशन है। देखो इसमें ये H2 और O2 तो क्या है, अभिकारक। कैसे पता चला, क्योंकि एरो के साइन से पहले जो आ रहे हैं वो तो क्या होते हैं, अभिकारक, और एरो के जो बाद में बना वो क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। अब यहां तक तो समझ में आ गया कि ये क्या एक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण है। अब इसको संतुलन किया जाए, संतुलन रासायनिक समीकरण किसको बोले, कि हमारे पास अभिकारकों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, उत्पादकों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अब देखो उत्पादकों की संख्या, यहाँ पर अभिकारक कितना, मेरे पास हाइड्रोजन के अणु है, और एटम ऑफ हाइड्रोजन के कितने हैं, दो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, दो हाइड्रोजन है मेरे पास, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो मेरे पास इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, दो, ये तो क्या होगी, इक्वल होगी, दोनों की क्या होगी, इक्वलेंसी होगी। इधर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, दो, क्या इसके पास दो अणु है, नहीं, इसके पास कितने अणु है, केवल एक अणु है, कितना है, एक अणु है। तो इसको इक्वल करने के लिए मुझे कितना चाहिए, यहाँ पर एक अणु है और यहाँ पर क्या है, दो अणु है,
तो इसको 2 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़े, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 इक्वल आ जाएगा। तो देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा मेरे को। अब देखो सभी बच्चे को सर कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है यहाँ पर O2 नीचे क्यों नहीं लगा सकते, 2 नीचे क्यों नहीं लगा सकते। तो इसका रिएक्शन हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। 4th चैप्टर में हमारे पास दिया होता है कि ऑक्सीजन जो होता है उसकी वैलेंसी मतलब संयोजकता कितनी होती है, +-2 होती है और -2 होती है। कितनी होती है, -2, क्योंकि ये कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। तो हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन की संयोजकता होती है +-1 तो किसकी होती है, हाइड्रोजन की, और ऑक्सीजन की होती है कितनी, -2। अब ये ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि हाइड्रोजन दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन आ चुके हैं, O2 हाइड्रोजन की मेरे पास 2 हाइड्रोजन क्या रखे आ रखे हैं। तो यहाँ एक अणु इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये खुद का क्या होता है, बॉन्डिंग पूरा कंप्लीट करा हुआ होता है। इस वजह से हम यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते, मतलब यहाँ पर 2 नहीं आ सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है उसी को हम बढ़ा सकते हैं, मतलब इसमें इसी में बढ़ा सकते हैं। तो हमने बढ़ाने के लिए यहाँ में क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। जैसे मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के अणु मेरे पास 4 हो गए और यहाँ हाइड्रोजन का अणु कितना था, 2। तो इसको बराबर करने के लिए मेरे को देखो यहाँ हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4, इसको भी 4 करने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि यहाँ पर। तो संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे कहलाएगी, 2H2 + O2 और 2H2O। ये क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ये क्या है, समीकरण को लिखना और उसको किस प्रकार से संतुलित करना। उठाना नहीं, अब उतारने का टाइम थोड़ी बचा है। इसके बाद देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला प्रकार में दे रखा है संयोजन अभिक्रिया, फिर दे रखा है वियोजन अभिक्रिया, फिर इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर ऊष्माक्षेपी, फिर ऊष्माशोषी, उसके बाद है ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब ऑक्सीकरण, फिर अपचयन, फिर रिडॉक्स। ये सब क्या है, अभिक्रियाएं हैं। तो हम इनको अभिक्रियाओं को नंबर वाइज से सीरीज से पढ़ते चलेंगे। देखो पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, क्या, संयोजन अभिक्रिया का। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह ऐसी अभिरासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक कौन अभिकारक मिलकर क्या करे, एक प्रोडक्ट का निर्माण करे, मतलब एक उत्पाद का निर्माण करे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करे। क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या बताया हमने संयोजन अभिक्रिया में कि हमारे पास 2 या 2 से अधिक क्या होनी चाहिए, अभिकारक। अभिकारकों की संख्या बताया क्या होती है, एरो की चिन्ह से जो पहले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। तो ये जब भी रिएक्शन करेंगे अभिकारक 2 या 2 से अधिक, ठीक है, और बनाने के बाद मतलब अभिक्रिया के बाद इन्होंने क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया, और वो प्रोडक्ट की संख्या कितनी होनी चाहिए, केवल एक। अगर 2 प्रोडक्ट होते हैं तो संयोजन अभिक्रिया नहीं होती, मतलब एक ही प्रोडक्ट बनाए तो क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। देखो एग्जांपल देखो, जैसे कि H2 + O2 अभी बताया था मैंने, क्या बनेगा, 2H2O और यहाँ पर 2, पहली इसका एग्जांपल। O + C + O2 क्या बनेगा, CO2। ये सब क्या है, संयोजन अभिक्रिया के एग्जांपल है। इसके अलावा हम दे सकते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया में CaO + H2O। याद रखना ये CaO है ना, उसका मतलब है क्या, बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम जल से, कैसे, वाटर से। तो हमारे पास क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना। वाटर के जैसे रिएक्शन करवाए तो क्या बन जाएगा, बुझा हुआ चूना, यानी कि रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, CaOH का होल ट्वाइस। जो बना मेरे पास CaOH का होल ट्वाइस, वो क्या बना मेरे पास, बिना सॉरी बुझा हुआ चूना। क्या बना, बुझा हुआ चूना, गीला चूना है ना भैया, क्या, मतलब ये वाला सूखा चूना और वो वाला गीला चूना। हाँ बिल्कुल, ये बिना बुझा चूना है, इसमें जैसे वाटर मिलाया तो ये बन गया बुझा हुआ चूना। दीवारों पे पेंट करते हैं दिवाली के समय, जो पेंट करते हैं तो कलर की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ जिस नाम से कली जिस यूज किया जाता है वो जो चीज है वो है ये बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब इसके साथ इसमें हीट निकलती है, उष्मा,
याद हाँ, रखना ये हाँ। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी एग्जांपल है। ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उसका भी क्या है एग्जांपल है। और ये देखो इसमें क्या हो रही है ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ये किसका एग्जांपल है और ये किसका एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का भी हम बाद में पढ़ेंगे। पानी डालते वो गर्म हो जाता है ना। बिल्कुल, पानी डालने के बाद वाटर है, जैसे हमने इसमें वाटर डाला तो क्या हो जाता है गर्म हो जाता है। तो गर्म जो निकला उसका मतलब इसमें क्या निकल रही है हीट, उष्मा उसमें से क्या निकल रही है बाहर हो रही है, एनर्जी निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, देखो इसको समझने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं, ए एक प्रोडक्ट है ओ सॉरी रिएक्टर है प्लस बी एक रिएक्टर है, इन दोनों से रिएक्शन हो गई तो मेरे पास ए भी क्या बन गया प्रोडक्ट बन गया। ये क्या है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि रासायनिक संयोजन अभिक्रिया। इसके अलावा अगर मैं वियोजन की बात करूं, वियोजन का मतलब क्या होता है मेरे पास इसका जस्ट इनवर्स यानी कि इसका जस्ट उल्टा जो होता है वो क्या होता है वियोजन अभिक्रिया होती है। देखो वियोजन अभिक्रिया में हमारे पास क्या होता है कि एक ही जो अभिकारक होता है वो टूट जाता है किसमें, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, उत्पाद में। मतलब एक अभिकर्मक आपस में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, वो क्या कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। वो क्या कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। तो देखो वियोजन में क्या बताया मैंने कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टर मतलब अभिकारकों की संख्या कितनी होनी चाहिए एक। मतलब अभिकारकों की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, अभिकारकों की कितनी होनी चाहिए एक, जबकि उत्पादकों की संख्या दो या दो से अधिक हो सकती है। उत्पादकों मतलब प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए मोर देन 2, मतलब 2 या 2 से अधिक। दो से अधिक, दो या अधिक, ये क्या है उत्पादकों की संख्या होनी चाहिए। मतलब अभिकारक क्या होना चाहिए केवल एक, और उत्पादकों की संख्या कितनी होनी चाहिए दो या दो से अधिक। वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, वो रिएक्शन कौन सी कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। देखो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था CO2 पढ़ा था, यानी कि पहले हमने यहाँ लिया था C+O2 बराबर क्या बनाया था CO2 बनाया था। ऐसे अगर इसी रिएक्शन को क्या करूं, इसी रिएक्शन को अगर मैं लिखूं उल्टा, इसी रिएक्शन को उल्टा लिखूं, एक मिनट, हेलो हाँ बेटा वो पूरा बंद कर दे जाओ। हाँ वो वीडियो बना दो, नहीं बनाएंगे ध्यान दो जब देना पानी। तो देखो क्या होता है, जस्ट ये तो क्या था संयोजन अभिक्रिया का, लेकिन वियोजन अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं तो क्या बताया था मैंने कि नंबर ऑफ क्या होना चाहिए अभिकारकों की संख्या, नंबर ऑफ रिएक्टर कितना होना चाहिए 1। मतलब ऐसे CO2 होगा तो वो क्या हो जाएगा C+O2 में टूट जाएगा। लेकिन ऐसा हम लिखें, ये एग्जांपल तो ऐसे बन तो रहा है बस CO2 है ना वो टूट गया C+O2, लेकिन इसका उचित एग्जांपल नहीं बोल सकते, सही एग्जांपल नहीं बोल सकते। इसके लिए हमारे पास बुक में जो एग्जांपल दे रखा है वो देखो CaCO3 देखो इसको क्या बोलते हैं CaCO3 को क्या बोलते हैं इसे CaCO3 को मार्बल। हाँ ये संगमरमर का सूत्र है, किसका है संगमरमर, मार्बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है CaCO3। ये आपस में टूटा, हाँ बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट। अब जैसे ये टूटा तो किसमें टूटा CaO प्लस CO2 में, इसमें CaO प्लस CO2 में। अब देखो यहाँ पर CaO अभी मैंने बताया था CaO क्या होता है बिना बुझा हुआ चूना, और CO2 का होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन हुई वो किसकी हो गई वियोजन अभिक्रिया की। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि थी, यहाँ ऑक्सीजन क्या होगी कमी हो रही है, तो ये और किसकी बोल सकते हैं हम इसको अपचयन अभिक्रिया का भी क्या बोल सकते हैं इसको एग्जाम्पल बोल सकते हैं। जो आगे पढ़ेंगे हम जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ ये मैं मिलेगी पूरा। देखो विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक जैसे इसके नाम से पता चला कि स्थापन कर देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित कर देता है या परिवर्तन कर देता है। तो यानी कि क्या पढ़े हमने कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है। क्या बताया मैंने कि एक रिएक्टर है वो क्या है मोर पॉसिबिलिटी है, उसमें बहुत ज्यादा अधिक क्षमता है किसकी रिएक्शन करने की, और एक दूसरा प्रोडक्ट है जिसमें क्या है कम क्षमता है रिएक्शन करने की। तो जो ज्यादा करने वाला है वो कम करने वालों को हटा देता है। ऐसे समझो कि एक अखाड़ा है, अखाड़े में दो पहलवान है, एक तो क्या है शक्तिशाली और एक क्या है कमजोर। तो जैसे ही बिल्कुल एक तो ले लीजिए एक खुशी जैसा बिल्कुल पहलवान, और एक आरती जैसा ले लीजिए
बिल्कुल। तो जैसे अखाड़े में इन दोनों को उतार दिया जाए तो खुशी तो आरती को पकड़ उठा के धोएगी, पटाख इधर धोएगी, इधर धोएगी, इधर धोएगी, हवा में उड़ाएगी। तो भैया मतलब कभी है ना पतले को भी कम ऐसे है ना, समझना चाहिए। ऐसे है ना, जैसे सही बोला ना। जैसे क्लास में बैठे हैं, क्लास में ऐसा आरती बोलती है कि आज तो मैं यहाँ बैठ गई, यहाँ मैं ही बैठूंगी। हाँ। लेकिन खुशी आरती बोलती है उठ जा मेरी जगह से। खुशी वो बोलती नहीं उठेंगी। हर बार मेरा एग्जांपल और क्यों? तो भाई साहब आरती को पटक पटक के धोती है, पटक पटक के धोती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अधिक ताकत किसमें थी? खुशी में। तो खुशी ने उसको हटा दिया, मतलब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है। तो क्या बन जाता है वो अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया की अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल बताओ क्या होता है? अरे मैंने आपको जब एक धातु की रिएक्शन, जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से उसे एसिड से, तब देखो एक रिएक्शन होती है जेड, मतलब क्या होता है? जिंक प्लस इसके अभिक्रिया क्रम में H2SO4 से, तो क्या होता है मेरे पास? ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया कि यहाँ पर जो ज्यादा क्रियाशील तत्व था वो कौन था? Zn, और कम क्रियाशील तत्व क्या था? हाइड्रोजन। तो ये क्या करा, इसको मार मार के उठा के पटक दिया और बेटा निकल यहाँ से, इसको हटा दिया। और क्या आ गया यहाँ? क्या आ गया? हाइड्रोजन की जगह आ गया जिंक, और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। तो ये क्या बन गई? कौन सी रिएक्शन बन गई? ये विस्थापन अभिक्रिया। मतलब हमने विस्थापन अभिक्रिया में क्या पढ़ा कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा के हम क्या कर लेते हैं? उसका स्थान ले लेते हैं। तो क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया। देखो इस रिएक्शन में हम आगे जैसे सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हाँ बस अब देखो सेकंड चैप्टर में हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे कि जब भी धातुएं एसिड से अभिक्रिया करती है, मेटल्स आर रिएक्टर ऑफ एसिड देन गिव ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब जब भी रिएक्शन करती है धातुएं एसिड से, अम्ल से अभिक्रिया करती है, तो क्या देती है हमारे को? हाइड्रोजन गैस देती है। ये हम इसका एक एक्सपेरिमेंट सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, तब भी ये रिएक्शन काम में आएगी। इसके बाद देखो अभिक्रिया है अपने पास द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? द्विविस्थापन। आरती बोल दो कभी, हमारा भी टाइम आएगा। जब एग्जाम आएगा तो आरती का ही टाइम आएगा। जय हनुमान ज्ञान जब आरती करेंगे सब, आप लोग भी सब आरती को याद करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आरती का टाइम आता रहता है। मेरे बगल में बैठे की टेंशन मत करो पेपरों में। अरे घर पेपरों की याद आप तो घर पे याद करके जाओगे आरती को। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो अभिकर्मक होते हैं ना, वो क्या करते हैं? अपने खुद आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं? क्रम परिवर्तन कर लेते हैं। मतलब आपस में ही अपने आयनों को आदान प्रदान, आयन का मतलब चार्ज है। जो अभिकारक होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आयनों को आदान प्रदान कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, और क्या करते हैं? अपने क्रम परिवर्तन कर लेते हैं। उन्हीं क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके अभिक्रिया करते हैं, वो क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। देखो Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या बनेगा? BaSO4 प्लस 2NaCl। ये क्या बनेगा अपने पास? इसका एग्जांपल है। देखो यहाँ पर क्या है मेरे पास? Na2। यहाँ क्या है मेरे पास? Ba। यहाँ क्या है मेरे पास? Ba। और यहाँ क्या है? Na। देखो यहाँ पर जो Na2 था, और यहाँ क्या है मेरे पास? 2Na। तो देखो यहाँ 2 जो है वो इसकी संयोजकता को पूरा कर रहा है। मतलब यहाँ पर 2 के साथ SO4 के साथ नीचे 2 आया था, लेकिन यहाँ Cl के साथ बाहर 2 आया। क्यों आया? क्योंकि Na क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज देता है, और Cl क्या करता है? एक नेगेटिव चार्ज लेता है। मतलब ये देने वाला एक है, ये लेने वाला एक है, तो इनको एक एक एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। इस वजह से यहाँ पर नीचे 2 नहीं लगा है। इस वजह से यहाँ पर 2 नहीं लगा है। जैसे इसको संतुलित किया है तो यहाँ पर 2 इस वजह से नहीं लगा है, क्योंकि N को कितने की आवश्यकता है? देने के लिए 1 देगा ये। और कैल्शियम के मतलब क्लोरीन को कितने की आवश्यकता है? -1, क्योंकि कितने नंबर पे आता है? Na 11 नंबर पे और क्लोरीन 17 नंबर पे। इसकी संयोजकता जो होती है वो प्लस की 1, इसकी जो होती है -1। इन दोनों की रिएक्शन देखो ऐसे करो। Na प्लस A क्या होता है? देने वाला, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ सपोज करो तो लेने वाला है। और Cl को क्या चाहिए? 7 है ना इसके पास, हो 1 2 3 4 5 6 और 1 है 7। अब इसको रिएक्शन को पूरा करने के लिए इसको क्या चाहिए? 1 की आवश्यकता है ना, तो ये 1 इससे ले लेगा, तो इसका तो 8 हो गया ना पूरा। और इसके पास ऑलरेडी 8 रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये 11 नंबर पे है, तो 10 में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए, उसके बाद 8 भर दिए गए, और फिर 1 बचा, उस 1 को इसने डोनेट कर दिया। तो इसके भी कक्षक पूरी कंप्लीट है और इसके भी कक्षक पूरी कंप्लीट होगी।
इस वजह से यहाँ पर 2 नहीं लगा है, इस वजह से 2 कहाँ लगा है यहाँ पर, कि NaCl को केवल एक ही क्या चाहिए, मेरे को एलिमेंट चाहिए, तो इस वजह से एक एक अपने इलेक्ट्रॉन्स का साझा कर लिया इन्होंने। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। देखो ये इसका आयन यहाँ आ गया, इसका आयन यहाँ आ गया, ऐसे तो हुआ। देखो Ba के साथ क्या आ गया मेरे पास SO4 और Na के साथ क्या आ गया Cl। आगे बात समझिए। अब देखो यहाँ Ba, यहाँ पर देखो कि Cl2 था, क्योंकि Ba के साथ Cl2 था। यहाँ पर अगर मेरे पास Na होता तो यहाँ पर Cl2 नहीं आता। अगर यहाँ पर मेरे पास Na होता तो Na के साथ Cl2 नहीं आता, कभी भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि Na को कितनी की आवश्यकता होती है, एक देता है, और Cl को कितनी की आवश्यकता होती है, एक की। इस वजह से ये पॉसिबल नहीं था। तो ये किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद पढ़ेंगे हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा उत्पन्न होती है। हाँ, सही है। देखो वह रासायनिक अभिक्रिया, देखो सबके आगे तो ये तो लिखना ही है, वह रासायनिक अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के साथ साथ क्या हो, ऊष्मा उत्सर्जित हो, मतलब ऊष्मा क्या हो, उत्पन्न हो। अभी मैंने आपको पहले एक एग्जांपल लिखाया था कि बिना बुझे हुए चूने की क्रिया अगर मैं जल से करवा दूं, उसमें जल डाल दूं, वाटर डाल दूं, तो उसमें से ऊष्मा निकलती है बाहर। तो वो एग्जांपल हम लिख सकते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का। यानी क्या था कि CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। तो ये अभिक्रिया को इसकी कहलाएगी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे आपके घर में दिवाली आते दीवारों को पेंट किया जाता है। अभी मैंने जस्ट पहले बताया था, इसमें केवल पेंट को नहीं लेना, इसमें चूना को लेना है, जो रहता है ना हाथों में जर्दा लगाते समय ये मिला दिया, टक टक ये ले, फिर यूं करके रखते हैं। जो व्हाइट पूड़ी होती है ना, वो होती है इसकी चूना। इस चूना पत्थर जो होता है वो ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस जो होता है वो ये होता है। आगे बात समझिए पूरा। इसके बाद पढ़ेंगे हम ऊष्माशोष्य अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, ऊष्माशोष्य अभिक्रिया। देखो ऊष्माशोष्य अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया, देखो लिखो ऊष्माशोषी, एक आवाज नहीं, ऊष्माशोष्य अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के साथ साथ क्या हो, ऊष्मा का अवशोषण हो, मतलब ऊष्मा की मात्रा घटे उसमें से। जैसे कि सपोज करो अजय के घर पे मेहमान आए, सपोज करो अजय के घर पे क्या है, मेहमान आए। तो अजय की मम्मी ने बोला कि नींबू पड़े हैं, सिकंजी बना लाओ, गर्मियों के दिन आ गए, तो चाय तो कौन बनाएगा, आप क्या करो, सिकंजी बना लो। तो जैसे ये सिकंजी बनाने के लिए जाता है, देखता है कि यार शक्कर भी थोड़ी है, नींबू भी एक ही है, आदमी बहुत सारे हैं, क्या करे, भागता भागता जाता है पड़ोस में से और वहां से नींबू और शक्कर लेके आता है। चलो ले तो आया, बनाने में जोर आ रहा है, पर क्या करे, मम्मी का ऑर्डर है, मानना पड़ेगा, तो मान रहा है, कर रहा है। जैसे इसने वाटर मिलाया, वाटर में नींबू डाला और चीनी डाली ना, तो देखा कि जग के बाहर क्या हो गई, हल्की हल्की पानी की बूंदी जमा हो गई। जग, जो स्टील का जग लो या गिलास लो, आप क्या करो, उसमें चीनी डाल के देखो, पानी में चीनी डाल के देखो, तो उसके बाहर क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है, या तो क्या हो जाता है, वो कूल हो जाता है, या इसके अलावा या उसके ऊपर बिल्कुल हल्की हल्की पानी सी बूंदी आ जाती है। आप उस पर नाम लिख सकते हो। सर्दियों में नहीं लिखा होता कि कहीं पर ओस होती है, तो आप यहाँ अपने शौक से ऐसे साइन करते हो, या ऐसे फूंक मार के उस पे साइन करते हो, धूल जमी होती है। सेम वैसे क्या होता है, वैसे क्या होता है, उसपे हल्की हल्की पानी की बूंदे आ जाती है। तो वो क्या कर रहा है कि उष्मा को अब्सॉर्ब कर रहा है, उष्मा को अवशोषण कर रहा है। तो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, ऊष्माशोष्य अभिक्रिया। कुछ तो काम आए मेरी सिकंजी। हाँ बिल्कुल, आपकी सिकंजी बिल्कुल काम आई, किसी एग्जांपल के तो काम आई। आगे बात समझिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं डाला, काला नमक, काला नमक भी डाल दो उसके अंदर। अब बिल्कुल काला नमक किसी को पसंद नहीं हो तो बहुत खराब लगता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का नाम आ रहा है, तो मतलब ऑक्सीजन की तो वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन जिससे सॉरी उपचयन अभिक्रिया भी जिसे बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, और नाम भी से उपचयन अभिक्रिया भी जिसे बोला जाता है। देखो अभी मैंने एग्जांपल लिखवाए थे जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वैसे एग्जांपल बताओ। Cu + O2, बिल्कुल, क्या बना, Cu। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, ऑक्सीजन अलग था और यहाँ पर Cu अलग था, या ऑक्सीजन अलग था, और यहाँ क्या आ रहा है, मिलकर बड़ा हो रहा है। देखो
आपने वो सुना है, वो कहानी सुनी है, वंस अपॉन ए टाइम देर वाज ए कागला जा बेटे डागला। मतलब एक क्या होता है कि एक कौवा होता है जिसको बहुत ज्यादा प्यास लगी रही होती है, तो वो क्या करता है, ढूंढता हुआ जाता है, तो उसे घड़ा दिखाई देता है जिसमें बहुत कम पानी होता है, बहुत कम मात्रा में पानी होता है, तो वो कंकड़ डालता है तो पानी ऊपर आ जाता है। मतलब क्या हो गया, उसकी साइज बढ़ गई है ना, उसमें जो पोजीशन और जो जितना पानी था वो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज्यादा भरा हुआ है। अब वो उसके पत्थरों के कारण बढ़ा है। वैसे यहाँ पर CO लगता है, O2 लगता है, इन दोनों को मिलाए तो इनकी मात्रा तो बढ़ गई ना, मात्रा तो बढ़ गई ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और 2 है, इधर को 2 करने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ क्यों नहीं है वो अब मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि क्यों नहीं आता यहाँ। इसके अलावा यहाँ 2 था, यहाँ 2 लगा दिया, ये संतुलन होगी। देखो ऑक्सीजन की मात्रा भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो क्वालिटी है वो क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि ये भी CO भी कॉपर भी जो क्या आ गया, इसके साथ आ गया, मेरे पास क्या आ गया, 7 आ गया। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीजन बढ़ गया ना। तो जैसे ही बढ़ा तो इस अभिक्रिया को क्या नाम बोल दिया मैंने, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। आगे यहाँ तक बात समझिए, उपचयन अभिक्रिया का कितना मस्त एग्जांपल था। अब देखो इसी प्रकार देखो मेरे पास अपचयन का अभिक्रिया। अपचयन का मतलब क्या होता है, जिसमें से हम जस्ट इसका इनवर्स जो होता है वो अपचयन अभिक्रिया। देखो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो क्या हो, कमी और किसकी वृद्धि हो, हाइड्रोजन की। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि नहीं हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, मतलब ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। अब देखो अपचयन अभिक्रिया का एग्जांपल अभी मैंने बताया था कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती हो, CuO plus H2 CuO plus H2 Cu plus H2O। ये देखो इस एग्जांपल को आप तीनों में यूज कर सकते हो। आप इसको तीनों मतलब दो तो पढ़ा दी मैंने, कौन से, ऑक्सीकरण और अपचयन, और इसके अलावा एक और आएगी भी रेडॉक्स, उसमें भी इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या हो रही है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन बढ़ा हुआ था, अभी देखा था कि यहाँ पर भी बना था तब ऑक्सीजन बढ़ा था, लेकिन यहाँ क्या रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो क्या होगी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन क्या था, कम, और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गई, ऑक्सीजन वृद्धि, तो क्या होगी ये अभिक्रिया, कौन सी होगी, उपचयन अभिक्रिया। और ऐसे अभिक्रिया जिसमें दोनों चले वो रिडॉक्स, अभी पढ़ेंगे, पहले ये देखो। तो यहाँ पर अपचयन का भी एग्जांपल आ गया, उपचयन का भी आ गया और रिडॉक्स का भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो अपचयन अभिक्रिया का एग्जांपल, और अभी मैंने आपको एक बताया था, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जिसमें ये टूटेगा, मतलब CaCO3 वाला, CaCO3 जब ये बना था तो क्या बना था, CaO plus CO2। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी, यहाँ 3, और यहाँ सब अलग अलग हो गए ना, इसका मतलब ऑक्सीजन में कमी हुई ना। जब ऑक्सीजन में कमी हुई तो अभिक्रिया कौन सी होगी, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी होगी, अपचयन अभिक्रिया। तो ये भी क्या है, अपचयन अभिक्रिया का एग्जांपल है। इसके अलावा देखो आप अगर इसमें जब आपको कुछ ही नहीं आ रहा, आपको कुछ ही नहीं आ रहा, मतलब H2O लिखो और क्या करो, H2 plus O2 लिख दो। यहाँ पर भी तो क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना। यहाँ ऑक्सीजन था, ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर आते अलग हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ये भी अभिक्रिया कौन सी होगी, अपचयन अभिक्रिया। इसके अलावा देखो CO2 C plus O2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी, ये भी क्या है, अपचयन अभिक्रिया का। अब इसका उपचयन बनाए, इन्हीं को उपचयन बनाए तो क्या बनाते, C plus O2 बराबर क्या हो गया, CO2, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, कौन सी अभिक्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया। इसी को उल्टा लिख दो, H2 plus O2 क्या बन गया, यहाँ लिखता हूँ, H2 plus O2 क्या बना, H2O, यानी कि उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन की वृद्धि। तो ये सब क्या है, आपको अगर कुछ ही नहीं आया तो ऐसे तो लिख सकते हो। और ये एग्जांपल तो खैर, ये एग्जांपल तो आपको याद ही रखना, क्योंकि ये पूछ लेता है। आप तीनों में एक यूज हो रहा है, अपचयन में भी ये हो रहा है, उपचयन में भी हो रहा है और रिडॉक्स में भी हो रहा है, तो इसको तो याद कर ही लो, ठीक है। इसके बाद देखो हम इसका लास्ट इसकी जो अभिक्रिया बचती है वो कौन सी बचती है, रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अपचयन और उपचयन दोनों क्या करें, एक साथ चले। अपचयन और उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, और हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी भी हो। अब ऐसा आप बोलोगे ऐसा कैसे संभव है सर, या तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी या फिर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। आप बोल रहे हो हाइड्रोजन की वृद्धि भी हो और हाइड्रोजन की कमी भी हो, ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो और ऑक्सीजन की कमी भी हो, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है उस अभिक्रिया को तो बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों साथ चले क्या कहलाती है, रेडॉक्स। और इसका एग्जांपल अभी हमने लिखवाया था, क्या लिखवाया था, CuO plus H2 क्या बनेगा, Cu plus H2O।
यह अभिक्रिया ये एग्जांपल फिर से किसका आ गया, रेडॉक्स अभिक्रिया का। आगे यहाँ तक बात समझिए। देखो कैसे चला, अभी मैंने बताया था, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन वृद्धि थी, यहाँ की कमी होगी, यहाँ हाइड्रोजन की है, यहाँ आके ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी है ना कमी। तो यह अभिक्रिया कौन सी होगी, ये तो कौन सी हो गई, अपचयन उपचयन, और दोनों एक साथ चल गए तो रेडॉक्स। यहाँ देखो आपके पास हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी, और यहाँ पर क्या आ रही है, ज्यादा, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि। तो सेम ये वापस से लिखूं तो मैं इधर इधर हाइड्रोजन के लिए देख लूं, पहले ऑक्सीजन के लिए देखा, अब ये हाइड्रोजन के लिए देख लिया, तो क्या बन गई ये रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद अपने पास आता है संक्षारण। देखो संक्षारण का मतलब क्या होता है, संक्षारण किसी चीज पे क्षारण लग गया, क्षार लग गया, ऐसे नहीं बोलते इसका तो इसके गहराई दशा उल्टी चल रही है, मेरी तो दशा उल्टी चल रही है, मतलब इसकी दशा का मतलब उसमें कुछ लग गया, इसमें तो शनि का प्रकोप लग गया, शनि की छाया मंगल की माया और देखो तो संक्षारण का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु हो सकती है, मेटल्स धातुएं, ठीक है, सबसे पहले तो हम किसका यूज करेंगे, धातुएं का। तो वो क्या होती है, नमी, आर्द्रता और वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। संक्षारित का मतलब कैसे कि जैसे कि लोहा है अपने पास, लोहा को क्या कर दिया, बाहर रख दिया तो उसपे जंग लग गया, तो लोहे पे जंग लगना क्या है, एक संक्षारण है, ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं चांदी का काला पड़ना, चांदी होती है सिल्वर, उसको हम ज्यादा दिनों तक पहनते हैं तो काली सी पड़ जाती है, तो काली जो पड़ी है उसका मतलब क्या हो गया, चांदी का काला पड़ना क्या है, संक्षारण है। ऐसे नहीं होते क्या, कोई आभूषण को चमकाने वाला आता है, आभूषण चमकवा लो, आभूषण चमकवा लो, फिर वो बोलता है कि आप आंखें बंद करो, कुछ देर के लिए आभूषण चमक जाएंगे, वो ऐसे आंखें बंद करते हैं ना जैसे कि उनके आभूषण परमानेंट चमक जाएंगे। आई बात समझ। तो इसके अलावा आपके पास होता है कॉपर, तांबा, तांबे का हरा पड़ना, तांबे के जो आपने स्टील उसका तांबे का अगर आपने जग देखा हो, गड्ढा देखा हो, लोटा उसको बोलते हैं, लोटा अगर वो देखा हो तो उसके जो किनारे होती है वहां के नीचे देखना एक बार, वो ग्रीन ग्रीन हो रहती है, मतलब तांबे का क्या पढ़ना, कॉपर का क्या पढ़ना, हरा पढ़ना। वो क्या किसका एग्जांपल है, संक्षारण का। तो संक्षारण की परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे कि धातुओं को लंबे समय तक नमी, आर्द्रता और वायु के संपर्क में रखने पर वो क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना और कॉपर का हरा पड़ना, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल है। इसके बाद आती है विकृतगंधिता। क्या आती है, विकृतगंधिता। विकृतगंधिता का मतलब क्या होता है, गंध आना। क्या ऐसा शब्द देखो क्या आ रहा है, गंध आना। अरे क्लास में किसने क्या आ रहा है, वहां तक मत सोचो, विकृतगंधिता की बात आ रही है यहाँ। विकृतगंधिता मतलब देखो तेलीय वसा पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर, जैसे कि अचार हो सकता है, कुरकुरे जानते हो, कुरकुरे खाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा है पर मेरा है, वाह इसके चाय नहीं आज सुबह कर दे, ओए जाके ठीक है ना, मुंह लग रहा था, बस तो विकृतगंधिता मतलब क्या हो गया कि तेलीय वसा पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उसमें से क्या हो जाती है, स्मेल आने लग जाती है, गंध आने लग जाती है, उसे बोलते हैं विकृतगंधिता। जैसे कि अचार हो गया, कुरकुरे हो गए। अब देखो इसको रोकथाम के लिए देखो, जैसे कुरकुरे होते हैं, जैसे देखो मोइस्चर क्या करे, कल बोले कि कुरकुरे ले लो, तो जैसे हर्षिता कुरकुरे लेने गई तो ये देख रही थी कि कौन सी थैली ज्यादा भरी हुई है, तो सारों में गैस भरी हुई थी। अब वो ऐसे बजा के थोड़ी देखे, वो तो ऐसे देख रही थी यार ये ज्यादा भरी हुई है, अब उसको नहीं पता ना इसके अंदर गैस भरी हुई है, कुरकुरे थोड़ी इतने भरे हुए हैं। तो जो गैस भरी हुई है वो है नाइट्रोजन की गैस। कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है। और नाइट्रोजन गैस क्यों भरी गई है, ताकि उसे विकृतगंधिता से होने से बचा सके, मतलब विकृतगंधित होने से, खराब होने से बचाने के लिए कौन सी गैस भराई जाती है, नाइट्रोजन गैस। आगे बात समझ में। तो नाइट्रोजन जो गैस होती है वो कुरकुरे के पैकेटों में भी भरी जाती है। तो विकृत तेलीय वसा पदार्थों को लंबे समय के बचाने के लिए क्या करा जाता है, नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है, नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है। इसके बाद अपने पास चैप्टर हो जाता है खत्म पूरा। फर्स्ट चैप्टर देखो खत्म हो गया है। फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको और कोई दिक्कत आती है तो आप बता सकते हैं।